नमस्कार दोस्तों। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो आ जाओ हम देखते हैं मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। साहित्य के मूल में परिवर्तित सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाकर साहित्य की परंपरा का व्यवस्थित अनुशूलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति या मनोवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी का यह पहला ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। आदिकाल या वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सन 993 से 1918 ईस्वी तक या संवत 1050 से 1375 तक। ईस्वी और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। संवत 57 वर्ष अधिक होता है। तो यदि आपसे सन में पूछे तो सन में बताइए और संवत में पूछे तो संवत में बताइए। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक या संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी या संवत 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल सन 1843 से आज तक या संवत 1900 से आज तक का संपूर्ण समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है और अन्य नाम भी हैं। वीरगाथा काल, बीजोपन काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, सिद्ध सामंत काल। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो विशेषताएं चाहे पूछे चाहे प्रवृत्तियां दोनों एक ही होती हैं। तो प्रवृत्तियां क्या है, विशेषताएं क्या है? पहला, वीर रस की प्रधानता, युद्ध का सजीव चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश, प्राकृत अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। ये भी प्रश्न आता है कि आदिकाल की भाषा कौन सी थी? तो डिंगल एवं पिंगल भाषा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशगान या यशोगान। आगे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, नरपत नाल ने लिखा है बीसलदेव रासो, जगनिक की रचना है परमाल रासो जिसे आलाखंड भी कहते हैं, सारंगधर ने लिखा है हमीर रासो और दलपत विजय ने लिखा है खुमाड़ रासो। अगला काल देखते हैं मित्रों, भक्तिकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। तो भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है और भक्तिकाल को क्या कहा जाता है मित्रों? ये क्वेश्चन आता है स्वर्णकाल। भक्तिकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। भक्तकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्तकाल को स्वर्णकाल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और भक्तिकाल को स्वर्णयुग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास। तो भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। सगुण धारा किसे कहते हैं? तो भक्तिकाल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जिसने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है उसे सगुण काव्य धारा कहते हैं। और उसके अंतर्गत पहला है राम भक्ति शाखा,
इस शाखा में राम के जीवन के चरित्र को आधार बनाया गया तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है तुलसीदास। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। पहला रामचरितमानस है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और भी कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। राम भक्ति शाखा के अगले कवि हैं अग्रदास। उनकी रचना है अष्टयाम। नाभादास हैं, उनकी रचना है भक्तमाल। केशवदास हैं, उनकी रचना है रामचंद्रिका। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, तो कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो जिन्होंने कृष्ण को साकार रूप बनाकर उन पर काव्य रचना की है वो कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो सूरदास, सूरदास की रचना है सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है। मीराबाई, मीराबाई की रचना है मीराबाई की पदावली है, राग गोविंद है, गीत गोविंद है, नरसिंह जी का मायरा है। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। इस शाखा में अष्टछाप के कवि थे। ठीक है, 8 कवि थे जिनको अष्टछाप का कवि कहते हैं, जिनका निर्माण वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। और 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे 4 और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। निर्गुण धारा, जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। जिन्होंने ये माना कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं है, इस संसार में ईश्वर तो है परंतु उनका कोई रूप और आकार नहीं है, वो कवि निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला अब ये आगे निर्गुण काव्य धारा के संत काव्य धारा के अंतर्गत। तो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं कबीरदास। कबीरदास जो निर्गुण पंथ के प्रवर्तक भी थे, संत काव्य धारा के प्रवर्तक थे या ज्ञानाश्रयी, जिसे कहते हैं ज्ञानाश्रयी। इनकी रचना है बीजक, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, रमय साखी सबद रमैनी। ज्ञानाश्रयी के अगले कवि हैं रैदास, जिनकी रचना है वाणी। और अगले कवि हैं नानक देव, जिनकी रचना है ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। अगले कवि हैं सुंदर दास, जिनकी रचना है सुंदर विलाप। और अगले कवि हैं मलूक दास, जिनकी रचना है रत्न खान और ज्ञान बोध। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं या संत काव्य धारा के। ज्ञानाश्रयी को हो संत काव्य धारा कहा जाता है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रेम मार्गी शाखा, एक ज्ञान मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग खोलना चाहा वह कभी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत परिगणित होते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। शेख रहीम और उनकी रचना है नसीर। और भी हैं, कुतुबन है, ठीक है, उस्मान है, उस्मान की चित्रावली है, कुतुबन की मृगावती है, ये सब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना की गई। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा। लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष, लोक कल्याण की भावना। समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग। प्रकृत सापेक्ष वर्णन। अगला काव्य देखते हैं रीतिकाल। तो रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है। पहला रीतिबद्ध काव्य, फिर
रीत सिद्ध काव्य, फिर रीत मुक्त काव्य। तो रीत काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रवृत्तियां या विशेषताएं, तो प्रकृत का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग है। वीर रस के साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं हैं। मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। इस काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो घनानंद, उनकी रचना है सुजान सागर। केशवदास की कप्रिया और रामचंद्रिका है। पद्माकर का पद्माभरण है। भूषण, भूषण जो एकमात्र वीर काव्य रचना करने वाले थे, उनकी रचना का नाम है शिवराज भूषण। छत्रसाल दशक है। बिहारी, बिहारी की रचना बिहारी ससई है। और रसनिधि, उनकी रचना है विष्णुपद कीर्तन। फिर आता मित्रों आधुनिक काल। आधुनिक काल हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है और सन 1843 ईस्वी से। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक। दूसरा द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। तीसरा छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक। कहीं कहीं 1918 से 1936 तक या 38 तक मिलता है। अगला प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 ईस्वी तक। और नई कविता सन 1950 से आज तक। अगला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग किसे कहते हैं? तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है राष्ट्रीयता की भावना। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। दूसरा सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। तीसरी प्रवृत्तियां हैं हास्य व्यंग। हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करहारे प्रहार किए गए। अगला है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। तो इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक का, प्रबंध का आदि। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रेम पुष्पावली। जगमोहन सिंह की रचना है देवयानी। राधाचरण गोस्वामी नवभक्तमाल। अंबिका दत्त व्यास की रचना है भारत धर्म। अगला युग है द्विवेदी युग। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पहले संपादक आ जाए तो श्याम सुंदर दास ने।
इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए हैं। अनेक कवियों ने ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देशभक्ति। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई। दूसरी प्रवृत्तियां हैं अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। वर्णन प्रधान कविताएं। वर्णन प्रधान इस युग की कविताओं की विशेषता है। मानव प्रेम। त्रिवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण मिलता है। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत। साकेत इनका महाकाव्य है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्न पथिक मिलन। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है समर्पण युगचरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा सुमन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास रस कलश। और प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। अगली देखते हैं छायावाद युग। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद युग कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना जाता है। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसी छाया तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। छायावादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिवाद भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को व्यक्त करता है। श्रृंगार भावना। छायावादी काव्य मुख्यतया श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। उसकी यह व्यंजना में कल्पना और सूक्ष्मता है। तीसरा, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा। कहीं प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया। अगली प्रवृत्तियां हैं अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता को कभी कभी प्रेसी के रूप में तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। छायावाद की यह अज्ञात सत्ता ब्रह्म से भिन्न है। नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध में नारी से है। रीतकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है, वह इस पार्थिव जगत की स्थूल नारी न होकर भाव जगत की सुकुमार देवी है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं।
छायावाद के बृहत्तरई। तो बृहत्तरई में कौन कौन से कवि आते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी, ये बृहत्तरई में आते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव है, गुंजन है, ग्रंथि है, वीणा है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका, गीतिका, परिमल। राम कुमार वर्मा की रचना आकाशगंगा, निशीथ, चित्ररेखा। रहस्यवाद किसे कहते हैं? भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि का वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्षित किया गया है। यह प्रकृति और जगत ही रहस्य है, कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जहाँ कवि इस अनंत परम तत्व और अज्ञात प्रेतम का आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, वहाँ रहस्यवाद है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को भारतीय साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि माना है। बाबू गुलाब राय ने प्रकृति में मानवीय भाव का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। रहस्यवाद काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम एवं आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। परमात्मा से विरह मिलन का भाव। आत्मा को परमात्मा की गृहिणी मानते हुए उसे विरह एवं मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। जिज्ञासा की भावना। सृष्टि से समस्त क्रियाकलापों एवं अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों के माध्यम से भाव व्यक्त की गई है। प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है स्वर्णधूल, वीणा। महादेव वर्मा की यामा, जयशंकर प्रसाद आंसू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, परिमल, नए पत्ते व अणिमा। छायावाद एवं रहस्यवाद में अंतर क्या है? छायावाद में कल्पना की प्रधानता है, जबकि रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता। छायावाद में भावना की प्रधानता है, जबकि रहस्यवाद में ज्ञान एवं बुद्धि तत्व की प्रधानता। छायावाद के मूल में प्रकृति है, जबकि रहस्यवाद की प्राकृत दार्शनिक है। छायावाद में नारी की सुंदरता का अंकन है, जबकि रहस्यवाद में परमात्मा के सौंदर्य का चित्रण। छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जबकि रहस्यवाद में परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त है। छायावाद में नियमबद्धता तथा मर्यादा का उल्लंघन है, जबकि रहस्यवाद में यथासंभव मर्यादा, पवित्रता तथा स्वच्छता का समावेश है। अगला देखते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। यह काव्यधारा कला की अपेक्षा, जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा, समाज को और स्वाद उन्नति की अपेक्षा सर्व अनुभूति की प्रधानता देती है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवाद कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया है। अगली प्रवृत्तियां हैं। नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को भोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु भी इन्होंने प्रयास किए हैं। ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। वह ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं।
प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं को स्पष्ट अभिव्यक्त के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नागार्जुन, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, त्रिलोचन शास्त्री, धरती, रांगी राघव, पंचाली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता। प्रयोगवाद। अज्ञे ने लिखा है, ये कवि नवीन राहु के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञे के संपादन में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। सबसे पहले प्रथम तार सप्तक का संपादक हुआ 1943 में और सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ और तत्पश्चात तीसरा तार सप्तक। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना उसका लक्ष्य है। वह कला को केवल कला के लिए, अपने अहम की अभिव्यक्ति के लिए मानता है। अहम का विसर्जन तथा साहित्य का समाजीकरण इसका महत्वपूर्ण लक्षण था। इन कवियों की अनुभूति का केंद्र इनका अहम है। इनकी वाणी में मैं का तीव्र विस्फोट है। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया। निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णन किया। अहम की प्रधानता। फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ। इन कवियों ने रूढ़ मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया। व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपना व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई है। प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है। इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठंडा लोहा। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान, नाश और निर्माण। भारत भूषण अग्रवाल, ओ अप्रस्तुत मन। नरेश मेहता, वन पाखी। प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद में अंतर निम्नलिखित है। प्रगतिवाद में मध्यवर्गीय हताशा, कुंठा तथा मनः स्थिति का उपापोह का अंकन है, जबकि प्रयोगवाद में शोषितों, दलितों तथा गरीबों की दशा का वास्तविक चित्रण। प्रगतिवाद में सरल भाषा शैली अपनाकर अपनी बात को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, जबकि प्रयोगवाद में अनपढ़ शब्दावली, असंबद्ध उपमाओं तथा रूपकों का प्रयोग किया गया है। प्रगतिवाद में जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, जबकि प्रयोगवाद में बौद्धिकता की प्रधानता है। प्रगतिवादी जनसाधारण से सहानुभूति रखते हैं, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्तित्व की प्रधानता है। नई कविता। इस प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा। वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोग हुआ। जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई। वह कविता जिसमें नवीन भावबोध एवं नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार मनुष्य की व्यवस्था, असहायता तथा निरूपायता सामने आई और उसने अस्तित्व का संकट अनुभव किया। घुटन, आक्रोश और नैराश्य में व्यंग्य का जन्म लेना स्वाभाविक था, इसलिए नई कविता में व्यंग्य का भी प्रधानता रही। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। प्रयोगों में नवीनता। नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किए गए। अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया। बिंब। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। व्यंग्य की प्रधानता। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकवादी मान्यताओं पर व्यंग्य रचनाएं लिखी गई हैं। नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश। कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने। जगदीश गुप्त, नाव के पाँव, बोध वृक्ष। दुष्यंत कुमार,
सूर्य का स्वागत, साये में धूप, श्रीकांत वर्मा, माया दर्पण मगध। नई कविता ने जब योग्यता को नकारना प्रारंभ किया तब नवगीत का प्रारंभ हुआ। नवगीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अपने युग के प्रवेश को प्रस्तुत करना, अव्यक्त में सर्वत्र मौलिकता दिखाई देती है। नवगीत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। वीरेंद्र मिश्र, झुलसा हुआ छाया, नट के धूप में, गीतम। शंभू सिंह, दर्द जहाँ नीला है, नवगीत दशक। रामनाथ अवस्थी, बंद न करना द्वार। सोम ठाकुर, एक ऋचा पाटल की। लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लोकगीतों में समान जनजीवन का सजीव चित्रण होता है। लोकगीतों में संगीतात्मकता का सहज प्रवाह होता है जो श्रोता को आकर्षित करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।